नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के सामान्य प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने सामान्य प्रश्न पत्र जो कि प्रथम भाग होता है कि 5वीं इकाई का कुछ भाग आपके सामने लेकर आए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शीर्षक है, जिसके इस भाग को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। और पूर्व में मेरे द्वारा मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थानों, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं पर भी वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, मशीन लर्निंग किसे कहते हैं, मशीन लर्निंग के कितने प्रकार हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इससे संबंधित बहुत ही डीपली बिंदुओं को सम्मिलित किया है। निश्चित रूप से आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धि मतलब बनावटी बुद्धि या नकली बुद्धि कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को इंटेलिजेंट एजेंट का अध्ययन माना गया है। इंटेलिजेंट एजेंट एक ऐसा संयंत्र है जो अपने पर्यावरण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके लिए आम बोलचाल की भाषा में कृत्रिम बुद्धि शब्द का उपयोग किया गया, बनावटी बुद्धि या नकली बुद्धि शब्द का उपयोग किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एक मशीन इंसानों के संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करती है। मतलब मनुष्य का स्थान अब मशीनों के द्वारा लिया जा रहा है। अंद्रेस कल्पन और माइकल हेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किसी प्रणाली के द्वारा बाहरी डाटा को सही ढंग से व्याख्या करने, ऐसे डाटा से स्वयं सीखने और सुविधाजनक रूपांतरण के माध्यम से विशिष्ट लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने में उन सीखी हुई चीज़ों का उपयोग करने की क्षमता के रूप में मानते हैं या परिभाषित करते हैं। यह कार्य सीखने और समस्या निवारण को एक साथ जोड़ती है। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। सन 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और इस कारण से उन्हें AI का जनक भी कहा जाता है। इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के द्वारा बुद्धिमान मशीनों को बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान के लक्ष्यों में तर्क, ज्ञान की योजना बनाना, सीखना, धारण करना और वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता आदि शामिल है। वर्तमान में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी विधियों, कंप्यूटेशनल बुद्धि और पारंपरिक खुफिया तकनीकी शामिल है। कृत्रिम बुद्धि को लेकर दावा किया जाता है कि यह मानव की बुद्धि को एक केंद्रीय संपत्ति के रूप में मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। प्राकृतिक भाषा संस्करण सबसे तेज गति से विकसित करने वाले AI क्षेत्र में से एक है। प्राकृतिक भाषा संस्करण AI का सबसे आधुनिक रूप है। प्राकृतिक भाषा संस्करण में भाषा संबंधी AI एप्लीकेशन के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट और भाषा अनुवाद,
वॉइस टू टेक्स्ट समझ को सक्षम करके मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन को बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में एआई चिपसेट को इम्प्लांट किया है। कंपनी ने इस चिपसेट का नाम टेलीपैथी रखा है, जो दिव्यांगों के लिए काफ़ी उपयोग होने वाली है, क्योंकि इस टेलीपैथी चिप की मदद से विकलांग लोग अपने दिमाग से ही बिना कंप्यूटर और स्मार्टफोन को छुए कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हमने एआई के संबंध में समझा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग समझ सकते हैं। एक तो एआई का सबसे पहले उपयोग 1955 में जॉन मैकार्थी ने किया था और इसी कारण से इसका जनक माना जाता है। इसके पश्चात एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक चिपसेट बनाई है जिसका नाम टेलीपैथी है। अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग क्या होती है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई का एक प्रकार है। आपको ध्यान रखना है कि मशीन लर्निंग जो है एआई का ही एक प्रकार है, जिससे मशीन अपने अनुभवों और आंकड़ों की मदद से अपने आप सीखती है और चीज़ों का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करती है। अर्थात मशीन या कंप्यूटर की खुद से सीखने की काबिलियत मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर शेमुल ने किया था। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जो मशीन को यह क्षमता प्रदान करती है कि वह अपना काम खुद से ही कर पाए और खुद से ही अपने आप को विकसित कर सके। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर या मशीन को बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिथम कलन विधि का प्रयोग किया जाता है, जो सिस्टम को सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। इसके एल्गोरिथम का प्रयोग बहुत से कार्यों में किया जाता है, जैसे मेडिसिन, ईमेल, कंप्यूटर विजन आदि। हम बात करते हैं मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है या मशीन लर्निंग के कितने प्रकार है। तो मशीन लर्निंग 4 प्रकार की होती है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और रेफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मशीन को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मशीन को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। इसमें मशीन डाटा सेट को समझने के लिए लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मॉडल को क्रिएट करने के लिए करता है। लेबल डाटा एक तरह का इनपुट डाटा है जो पहले से ही मशीन के पास मौजूद होता है और इस डेटा को एनालाइज करके सिस्टम आउटपुट डाटा की भविष्यवाणी करता है। दूसरे शब्दों में सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम इनपुट डाटा की मदद से यूजर को सही आउटपुट डाटा प्रदान करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग निगरानी पर आधारित होती है, जैसे कि एक विद्यार्थी शिक्षक की निगरानी में चीज़ों को सीखता है, उसी प्रकार से सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी निगरानी की जाती है। इसका उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम फिल्टरिंग का पता लगाने के लिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग के 2 प्रकार हैं, जिससे एक रिग्रेशन है और दूसरा क्लासिफिकेशन है। इस पर भी हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। रिग्रेशन यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का संबंध पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मशीन लर्निंग में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की विधि के रूप में किया जाता है।
रिग्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग का दूसरा भाग है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक प्रकार का एल्गोरिथम है जिसमें डेटा को श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। इसका प्रयोग डेटा को क्लास या ग्रुप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। डेटा को क्लास या ग्रुप में वर्गीकृत करने के लिए गणितीय तकनीक जैसे डिसीजन ट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और न्यूरल नेटवर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किसी कक्षा के विद्यार्थियों को उनके ग्रेड एवरेज, गुड या एक्सीलेंट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का दूसरा भाग है या दूसरा प्रकार है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग के विपरीत होता है या उल्टा होता है। इसमें अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन बिना किसी इसमें निगरानी नहीं करना पड़ता के चीज़ों को सीखती है। इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा के डेटा से उपयोगी इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होते हैं। मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होते हैं, जैसे मनुष्य की तरह व्यवहार करना, कार्य करना और मनुष्य जैसा सोचना। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रकारों की। ये भी दो प्रकार के हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें ऑब्जेक्ट को अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होते हैं उन्हें एक ग्रुप में, और जो ऑब्जेक्ट अलग प्रकार का होता है उसे दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। इसी प्रकार से एसोसिएशन एक ऐसी तकनीक है जो यह बताता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किस प्रकार एसोसिएट या संबंधित है। एसोसिएशन बड़े डेटाबेस में वेरिएबल्स के बीच के संबंध को खोजने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है। अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के चौथे भाग की, रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग तकनीक है जिसमें एजेंट को सही कार्य करने पर रिवार्ड दिया जाता है और गलत कार्य करने पर पेनल्टी दी जाती है। यह फीडबैक पर आधारित लर्निंग है। इसमें फीडबैक के आधार पर एजेंट अपने आप सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। उदाहरण के लिए एक रोबोट जो खुद ही अपने हाथों को चलाना सीखता है, यह रोबोट इन्फोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के पश्चात अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इसे हम समझने के प्रयास करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डाटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है। अर्थात यह एक तकनीक है जिसके द्वारा डाटा या इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और रिट्रीव किया जाता है। इसे हिंदी में बादल या मेघ कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की डिलीवरी होती है जिसमें इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाएं शामिल होती है। इसमें कई प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं, जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस, नेटवर्किंग और एप्लीकेशन इत्यादि। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, परंतु क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम अपने डाटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, बादल में या मेघ में स्टोर कर सकते हैं। जो बादल आसमान में होते हैं उनमें पानी भरा होता है, जबकि क्लाउड में डिजिटल डाटा भरा रहता है। और यह क्लाउड बड़े कंप्यूटरों में होते हैं जिन्हें सर्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए फेसबुक में हम लोग इमेज और फाइल्स को देखते हैं। ये सभी इमेज और फाइल क्लाउड पर स्टोर रहती है। क्लाउड
कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए हार्ड डिस्क, डाटाबेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग किसी बिजनेस या फर्म के लिए काफ़ी लोकप्रिय तकनीक है, क्योंकि यह खर्च को कम करती है और उत्पादकता को बढ़ाती है। इस तकनीक में दो प्रकार की सेवाएं होती है। यह प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरणों में गूगल क्लाउड, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट एजूरे शामिल है। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के भी 4 प्रकार है, जिस प्रकार से मशीन लर्निंग के प्रकार है। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकारों में पहला है पब्लिक क्लाउड, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड और चौथा है कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड यह यूजर को इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की मदद से कर सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति डेटा को स्टोर और एक्सेस कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में पे पर यूज, मतलब आप जितना उपयोग करेंगे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। यह क्लाउड एक समय में एक से ज़्यादा यूजर को सेवाएं प्रदान करता है। इसके उदाहरणों में IBM स्मार्ट क्लाउड इंटरप्राइजेस, माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऐप इंजन, विंडोज एजूरे सर्विसेज प्लेटफॉर्म आदि शामिल है। इस क्लाउड में कंप्यूटिंग रिसोर्स को CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड वह होते हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। इसे इंटरनल या कॉरपोरेट क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इनका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जो डेटा को मैनेज करने और अपने डेटा को सेंटर बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सुरक्षा बहुत ही अधिक होती है। इसमें फेयरवॉल का इस्तेमाल डाटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इस क्लाउड को यूजर के द्वारा मैनेज किया जाता है और इसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर CSP कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं। इस क्लाउड को स्थान और मैनेज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑन प्राइमिस प्राइवेट क्लाउड और दूसरा है आउटसोर्सेज प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग का तीसरा भाग है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों को शामिल किया गया है। हाइब्रिड क्लाउड को हेट्रोजीनियस क्लाउड भी कहते हैं। यह पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। यह उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए बेहतर होते हैं जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस क्लाउड की सुरक्षा पब्लिक क्लाउड से तो अच्छी है, परंतु प्राइवेट क्लाउड से कम होती है। हाइब्रिड क्लाउड के उदाहरण में जीमेल, गूगल ऐप, गूगल ड्राइव, MS ऑफिस आदि शामिल है। कम्युनिटी क्लाउड एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। इससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेस किया जाता है और इसके द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन आपस में डाटा को शेयर करते हैं। इस क्लाउड को एक या एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। सुरक्षा के मामले में यह क्लाउड अच्छे होते हैं। दूसरे क्लाउड की तुलना में यह काफ़ी सस्ते होते हैं। यह पब्लिक क्लाउड की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। इसका उदाहरण है हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड का एक उदाहरण है। इसके पश्चात क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी सेवाएं हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग की 4 सेवाएं होती है, इलास, पास, सास और फास। हम इनको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यह एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग और स्टोरेज सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। एक ऐसी सेवा जहां पर नेटवर्किंग डिवाइस, डेटाबेस और वेब सर्वर इंटरप्राइजेस को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है। इसे हास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूजर को उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितना वो इसका उपयोग करता है। यह सर्विस मॉडल एप्लीकेशन और सर्विसेज को विकसित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा, नेटवर्किंग और सर्वर प्रदान करता है। इस मॉडल में
जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हें अपडेट करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। इस मॉडल में यूजर सर्वर को मैनेज किए बिना कंप्यूटिंग पावर और वर्चुअल मशीन का उपयोग कर सकता है। इसके उदाहरण है गूगल कंप्यूट इंजन और माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। पास इसका पूरा नाम है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, मैनेज कर सके और डिलीवर कर सके। इस सर्विस का इस्तेमाल वेब डेवलपर्स के द्वारा कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इस सर्विस में डेवलपर्स को कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटा स्टोरेज, डेटा सर्विस और मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको सामान्यतः मिडलवेयर भी कहा जाता है क्योंकि यह SaaS और IaaS के मध्य का सर्विस मॉडल है। इसके उदाहरण है गूगल ऐप इंजन और अमेजन वेब सर्विसेज इत्यादि। SaaS जो कि तीसरा भाग है, इसका पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, वितरण किया जाता है, फैलाया जाता है, जो कि इंटरनेट में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि ब्राउज़र को एक सर्विस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल और मेंटेन तथा रन करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र से सीधे ही रन हो जाते हैं। इसमें IaaS और PaaS दोनों प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। SaaS में कस्टमर का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है और अगर सिस्टम में कोई खराबी भी आ जाए तो डेटा सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए गूगल ऐप और ऑफिस 365। PaaS इसका पूरा नाम है फंक्शन एज ए सर्विस। यह एक लोकप्रिय तकनीक है जो डेवलपर्स को इंटरनेट पर एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यह सर्विस यूजर के कोड को विकसित करने, कैलकुलेशन करने और उसे एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। यह सर्विस यूजर को इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया बिना ही कोड को डेवलप करने और अपडेट करने की अनुमति देती है। PaaS और FaaS दोनों में ही कार्य करने की क्षमता समान होती है। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग निम्न क्षेत्र में किया जाता है। ऑनलाइन डाटा स्टोरेज में किया जाता है, बैकअप और रिकवरी के लिए किया जाता है, बिग डाटा एनालिसिस में इसका उपयोग होता है, टेस्टिंग और डेवलपमेंट के पर्पज़ से भी इसका उपयोग होता है, एंटीवायरस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ई-कॉमर्स की जितने भी वेबसाइट्स है उस पर इसका उपयोग करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लर्निंग ई लर्निंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ई गवर्नेंस में भी इसका उपयोग होता है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कार्यों में भी इसका उपयोग होता है और विभिन्न प्रकार के इंटरटेनमेंट वीडियो क्लिप्स, गेम डाउनलोड आदि में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको AI, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।